हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अमन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। तो इस वीडियो में हम इसके सभी टॉपिक्स को देखेंगे, यानी कि कंप्लीट चैप्टर को हम इस वीडियो में देख लेंगे। यदि आपने इसके पहले के 2 चैप्टर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जा करके वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी टॉपिक्स को ध्यान से देखेंगे और अपने नोट्स भी बना सकते हैं इससे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि जनसंख्या संगठन क्या कहलाता है। तो एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं जैसे कि आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो जनसंख्या संगठन क्या कहलाता है, किसी एक देश की जनसंख्या को उसकी विशेषताओं जैसे कि लिंग अनुपात, आयु संरचना, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना या फिर आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो लिंग अनुपात, आयु संरचना, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना, तो इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, इन्हीं सब टॉपिक का, इसी को हम कहते हैं जनसंख्या संगठन। फिर अगला टॉपिक है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात क्या होता है, तो जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। अगर वर्तमान में हम देखें तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियों की संख्या है। विश्व में लिंगानुपात के लिए सूत्र है लिंगानुपात बराबर पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या गुणित 1000। वहीं भारत में लिंगानुपात के लिए अलग सूत्र है, भारत में लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणित 1000। भारत में अलग इसलिए है क्योंकि भारत में जो है पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है, वहीं स्त्रियों की जनसंख्या कम है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियाँ हैं। अगला आता है स्त्री प्रतिकूल लिंग अनुपात। जब किसी देश में लिंग अनुपात कम हो, यानी कि पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कम हो, तो ऐसी स्थिति को स्त्री प्रतिकूल लिंग अनुपात कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि भ्रूण हत्या, निम्न सामाजिक स्तर, घरेलू हिंसा, अशिक्षा और पुरुषों का प्रभाव या दबाव। वहीं हम इसके विपरीत स्त्री अनुकूल लिंग अनुपात की बात करें तो जब किसी देश में लिंग अनुपात अधिक हो, यानी कि पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या अधिक हो, तो ऐसी स्थिति को हम स्त्री अनुकूल लिंग अनुपात कह सकते हैं। वहीं स्त्री प्रतिकूल अनुपात उस स्थिति को कहते हैं जिसमें पुरुषों की संख्या अधिक हो और स्त्रियों की संख्या कम हो। इसके कई कारण हैं, भ्रूण हत्या, निम्न सामाजिक स्तर, घरेलू हिंसा, अशिक्षा, पुरुषों का प्रभाव। यहाँ पास एक टॉपिक है जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट है कि विश्व में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो देश है वो लाटविया है। उसका लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1187 स्त्रियाँ हैं। हम सबसे कम लिंगानुपात वाला जो देश है वो UAE है, यानी कि यूनाइटेड अरब ऑफ इमरात। तो यहाँ पास लिंगानुपात कम होने का कारण है पुरुषों का रोजगार, यानी कि पुरुषों का चयनित प्रवास रोजगार के लिए। यहाँ पास बहुत बड़ी संख्या में विश्व के अलग अलग देशों से पुरुष जो हैं वो रोजगार के लिए जाते हैं यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात में। फिर है आयु संरचना। तो आयु संरचना ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को दर्शाती है। इसे मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है 0 से 15 वर्ष। तो यह आश्रित जनसंख्या, इसमें बच्चे शामिल होते हैं। तो 0 से 15 वर्ष में मुख्य रूप से बच्चे शामिल होते हैं और यह आश्रित जनसंख्या कहलाता है। फिर है 15 से 59 वर्ष। तो इस वर्ग के अंदर मौजूद लगभग सभी व्यक्ति कार्यरत होते हैं, यानी कि काम करने वाले होते हैं। 15 से 59 वर्ष के लोग जो होते हैं और देश के विकास में सहयोग करते हैं। फिर है 60 से ऊपर। तो 60 से ऊपर क्या होते हैं, तो वृद्ध लोग यानी बूढ़े होते हैं। तो इस जनसंख्या वर्ग के अधिक होने पर देश में विकास की गति धीमी हो जाती है। इसे भी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। तो जो वृद्ध लोग होते हैं वो भी काम नहीं करते, तो जो देश में विकास की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है और इन्हें भी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। तो 0 से 15 वर्ष में बच्चे शामिल होते हैं जिसे भी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है, और 15 से 59 वर्ष के दौरान जो होते हैं वो कार्यरत होते हैं, यानी कि काम करने वाले लोग होते हैं जो देश के विकास में सहयोग करते हैं, और 60 से ऊपर वाले लोग भी आश्रित जनसंख्या ही कहलाते हैं। फिर अगला टॉपिक है आयु लिंग पिरामिड। तो आयु लिंग पिरामिड लिंग एवं आयु के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है
जन्म दर तथा मृत्यु दर अधिक होती है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। उदाहरण के लिए भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश में जो है त्रिभुजाकार लिंग पिरामिड पाया जाता है, आयु लिंग पिरामिड। फिर स्थिर जनसंख्या किस प्रकार के पिरामिड में पाया जाता है, स्थिर जनसंख्या में किस प्रकार की आकृति बनती है, तो यह जनसंख्या घंटी के आकार का होता है, इस तरह से घंटी के आकार का होता है। इसमें जन्म दर एवं मृत्यु दर लगभग समान होती है। तो घंटी में ऊपर भी लगभग बराबर की आकृति बनती है और नीचे भी बराबर की आकृति बनती है। तो इसमें भी जन्म दर और मृत्यु दर समान होती है एवं जनसंख्या स्थिर होती है। इसमें जीवन प्रत्याशा भी समान होती है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया। फिर है ह्रासमान जनसंख्या। तो इस पिरामिड का आकार शुंडाकार होता है। इसमें जन्म दर एवं मृत्यु दर निम्न होती है और जीवन प्रत्याशा उच्च होती है। उदाहरण के लिए जापान। तो जापान में जीवन प्रत्याशा बहुत अच्छी है। फिर है जनसंख्या संगठन के ग्रामीण एवं नगरीय संरचना। तो ग्रामीण एवं नगरीय संगठन एक देश के अंदर गांव एवं शहर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। गांव में जनसंख्या घनत्व कम तथा शहरों में अधिक होता है। गांव में लोग कृषि कार्य में तथा नगर में लोग मुख्य रूप से सेवाओं में लगे होते हैं। तो यह है ग्रामीण एवं नगरीय संरचना। फिर अगला टॉपिक है साक्षरता। तो साक्षरता क्या होता है? तो साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य सरल वाक्य को समझ पढ़ एवं लिख सके। साक्षरता के आधार पर देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है। भारत के अंदर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को साक्षर माना जाता है, यानी कि जो लोग अपने नाम वगैरह लिख पाते हैं और सामान्य गणित अंक को जोड़ घटाव कर पाते हैं उन्हें साक्षर कहा जाता है। तो भारत में जो 7 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को साक्षर माना जाता है। उसके बाद फिर आता है व्यावसायिक संरचना, यानी कि काम करने की जो संरचना किस प्रकार है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि, वहीं द्वितीय क्षेत्र में उत्पाद खनन आदि आ जाते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं मुख्य रूप से आती हैं। वहीं चतुर्थ क्षेत्र में अनुसंधान यानी कि खोज, रिसर्च एवं वैचारिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी आदि आते हैं। तो यदि हम 2011 से 12 की जनगणना के अनुसार देखें तो जो व्यावसायिक संरचना है यानी काम करने में जो लोग लगे हुए हैं वो कृषि में 48.9%, सेवा यानी कि तीसरी क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में 26.9%, वहीं खोज अनुसंधान यानी कि चतुर्थ क्रिया में 10.64% और उद्योग में 18.6% लोग कार्यरत हैं। तो यह जो हो गया यह जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना हो गया, यानी कि व्यवसाय मतलब होता है काम करना, कि लोग किस क्षेत्र में कितनी संख्या में काम कर रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा करके उसे वहाँ देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।